अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटाबेसेस के एडवांस कोर्स की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आखिरी चंद चंद वीडियो से हम डेटा मॉडल्स पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डेटा मॉडल्स के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी जिस तरह कोई भी मकान बनाना हो उसका हम पहले नक्शा बनाते हैं, तो इसी तरीके से कोई भी हमने डेटाबेस बनानी हो तो हम उसका पहले एक सांचा या डेटा मॉडल बनाते हैं, जो कि उसका डेटाबेस का ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। तो उसके अंदर हमने एवोल्यूशन की बात की थी, किस तरीके से हमारे डेटा मॉडल्स का हुआ है। तो सबसे पहले हमने बात की थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ डेटा मॉडल्स। तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि उसके अंदर हमारे फाइल सिस्टम आते थे, ठीक है जी, जिनसे हम गेट कर रहे थे। यानी हम काफ़ी पहले से बात कर रहे थे कि फाइल सिस्टम चाहे वो मैनुअल हो या कंप्यूटराइज बेस्ड हो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा रिडेंडेंसी और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। तो उसके बाद जो फार्मली फर्स्ट डेटा मॉडल लेकिन सेकंड जनरेशन डेटा मॉडल्स की कहा जाता है, वो थे हायरार्किकल डेटा मॉडल्स और नेटवर्क डेटा मॉडल्स। हायरार्किकल डेटा मॉडल्स को तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था। आज हम बात करेंगे नेटवर्क मॉडल्स की। दोनों इकट्ठे तकरीबन इकट्ठे आए हैं, तो इन दोनों को इकट्ठा करना था, लेकिन टॉपिक को शॉर्ट करने के लिए मैंने इनको दो टॉपिक्स में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं नेटवर्क मॉडल्स की टू। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हायरार्किकल जो हमारे डेटा मॉडल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या था। तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि सेगमेंट्स थे या रिकॉर्ड थे, ठीक है। तो उन रिकॉर्ड्स के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ जो बड़ी शिद्दत से देखी थी, वो ये था कि वहाँ एक से ज़्यादा यानी एक से ज़्यादा पेरेंट्स नहीं होते थे। यानी किसी भी रिकॉर्ड का एक ही पेरेंट होता था, एक से ज़्यादा पेरेंट्स नहीं होते थे, ठीक है। लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें कम्प्लेक्स होती गई, ठीक है। तो उसके लिए हमें नए डाटा मॉडल्स की ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो नेटवर्क मॉडल्स थे जो कि हायरार्किकल डेटा मॉडल्स की कुछ फ्लॉज को या जो डेफिशिएंसीज थी या जो कमियां थी, ठीक है, उनको पूरा करने के लिए आए थे। तो नेटवर्क मॉडल्स को अभी थोड़ा कवर करते हैं। टू रिप्रेजेंट कम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स मोर इफेक्टिवली दैन हायरार्किकल मॉडल्स टू इम्प्रूव डेटाबेस परफॉर्मेंस। यानी जो हमारे हायरार्किकल डाटा मॉडल्स थे वो इतने कम्प्लेक्स चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते थे, ठीक है। कम्प्लेक्स रिलेशनशिप जैसे एक से ज़्यादा पेरेंट्स हो गए हैं, तो ये सारा कुछ हैंडल नहीं कर रहे थे। तो इन चीज़ों को, इन कम्प्लेक्स रिलेशनशिप को कवर करने के लिए और डेटाबेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए नेटवर्क मॉडल्स लाए गए थे, ठीक है। और इनका दूसरा मकसद ये था कि डेटाबेस के स्टैंडर्ड्स इम्पोज करना था, ठीक है। Network databases are also collection of records in one to many relationships, ठीक है। तो नेटवर्क जो हमारी डेटाबेसेस होती हैं, इसके अंदर हमारे जो रिकॉर्ड होते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप में होते हैं, ठीक है। हाउएवर अनलाइक हायरार्किकल मॉडल्स, नेटवर्क मॉडल्स अलाउ रिकॉर्ड टू हैव मोर देन वन पेरेंट, ठीक है। सिर्फ हायरार्किकल और जो हमारे नेटवर्क मॉडल्स हैं उनके दरमियान सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि हायरार्किकल डेटा मॉडल्स में सिर्फ एक पेरेंट होता है, लेकिन जो हमारे नेटवर्क मॉडल्स थे वो एक से ज़्यादा पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क मॉडल और हायरार्किकल मॉडल में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स किस्म के रिलेशनशिप को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि एक से ज़्यादा पेरेंट्स को यानी मोर देन वन पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे डेटाबेसेस, नेटवर्क डेटाबेसेस जो कि आजकल यूज़ नहीं हो रही, और हायरार्किकल डेटा मॉडल जो कि अब तकरीबन नहीं यूज़ हो रहा, ठीक है। तो उनके अंदर कौन से कंसेप्ट थे जो आजकल के नए जो हमारे डेटा मॉडल्स हैं, ठीक है, या मॉडर्न डेटा मॉडल्स हैं उसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है स्केमा। स्केमा इज़ कंसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटाबेस एज व्यूड बाय DBA, ठीक है। तो स्केमा एक किस्म की डेटाबेस की पूरी एक पिक्चर होती है या एक पूरा ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। यानी जो कंसेप्चुअली बताता है कि कौन सी चीज़ें किस तरीके से लिंक होती हैं, जिस तरीके से ER डायग्राम होती है अमूमन हमारी, ठीक है, जो कि आप लोगों को दिखाऊंगा मैं बाद में। तो स्केमा में अंदर सिर्फ एक खाका सा बना होता है जिसके अंदर कौन सी डेटा किस कहाँ से रिट्रीव हो रहा है या कैसी चीज़ें आप एक दूसरे के साथ रिलेट हो रही हैं, ठीक है। तो स्केमा चूँकि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास पूरी डेटाबेस होती है, तो उसके पास पूरी जो डेटाबेस का स्केमा होता है, यानी वो उसे पता होता है कि पूरी डेटाबेस की किस तरह कड़ियाँ मिलनी हैं, ठीक है। लेकिन सब स्केमा यानी ऐसे होता है कि हम
डेटा इनकैप्सुलेशन या डेटा एब्स्ट्रैक्शन और इस तरह के बहुत सारे कंसेप्ट्स पर काम कर रहे होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं वो अगर किसी सेक्शन के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं तो उन्हें एक खास पोर्शन का डेटाबेस का पोर्शन का डेटा मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो सब स्कीमा उसके लिए सब स्कीमा यूज़ होते हैं। सब स्कीमा इज़ अ पोर्शन ऑफ डेटाबेस सीन बाय एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स दैट जनरेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डेटा इन डेटाबेस। तो अगर किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्रामर से हम किसी भी एक सेक्शन के लिए या किसी भी सेक्शन के डेटा के हम डेटाबेस बनवा रहे हैं या इन्फॉर्मेशन वगैरह जनरेट कर रहे हैं, तो सब स्कीमा हम उन्हें एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स को डेटाबेस का पोर्शन देते हैं, यानी सब स्कीमा देते हैं, ठीक है। यानी पूरी हम डेटाबेस का स्कीमा या पूरी डेटाबेस नहीं देते, बल्कि हम उन्हें सब स्कीमा या डेटाबेस का एक छोटा सा पोर्शन देते हैं जिसके ऊपर वो अपने ऑपरेशंस करते हैं। तो ये स्कीमा और सब स्कीमा अभी भी जो हमारे मॉडर्न डेटाबेसेस हैं उनके अंदर यूज़ हो रहे हैं। उसके अलावा हमारे जो तीसरा कंसेप्ट जो आजकल लाइव है वो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यानी डेटाबेस के अंदर किसी भी डेटा के ऊपर कोई भी ऑपरेशन करना हो तो हम उसको कह सकते हैं कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डिफाइंस द एनवायरनमेंट इन विच डेटा कैन बी मैनेज्ड एंड इज यूज्ड टू वर्क विद द डेटा इन डेटाबेस। यानी डेटाबेस के अंदर कोई भी डेटा ऐड करना, डिलीट करना या ये सारे ऑपरेशन या अपडेट वगैरह करना डेटा मैनिपुलेशन में आते हैं, ठीक है। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होती हैं? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज enables database administrator to define schema components। यानी जो हमारी डेफिनेशन लैंग्वेज है, ठीक है, वो डेटाबेसेस क्रिएट करने के लिए, डेटाबेसेस के अंदर रिलेशन या टेबल क्रिएट करने के लिए या टेबल या रिलेशन बनाने के लिए या टेबल या रिलेशन या उनके स्कीमा को ड्रॉप करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। यानी ये पूरी डेटाबेस डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। डेटा मैनिपुलेशन यानी डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यानी डेटा के स्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट करने के लिए यूज़ होती हैं। तो ये चार कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, जो कि हमारी आजकल की मॉडर्न डेटाबेसेस के अंदर यूज़ हो रहे हैं। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कौन से डिसएडवांटेजेस हैं हायरार्किकल और हमारी नेटवर्क मॉडल्स के, जिनकी वजह से इन डेटाबेसेस को अब इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि वक्त के साथ साथ इन्फॉर्मेशन बढ़ती गई है और इसके लिए हमें बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड किस्म की या कम्प्लेक्स किस्म की डेटाबेसेस और एप्लीकेशन प्रोग्राम चाहिए थे। यानी जो हमारे पुराने डेटाबेसेस थी वो तमाम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही थी और अब क्वेरीज भी काफ़ी कम्प्लेक्स होती जा रही थी। यानी हमने जो डेटा के ऊपर ऑपरेशन या प्रोग्राम बना के रन कर रहे थे, यानी हमारी रिक्वायरमेंट जो रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट या इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट थी वो काफ़ी कम्प्लेक्स होती जा रही थी, थोड़ी पेचीदा होती जा रही थी। तो जो हमारे नेटवर्क मॉडल थे, ठीक है, वो पहले ही एक थोड़े कम्प्लेक्स किस्म के होते थे। तो अगर उनके ऊपर थोड़ा सा कम्प्लेक्स ऑपरेशन करने थे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कम्बरसम या बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाती थी, ठीक है। तो उसके अलावा जो डिसएडवांटेजेस थे वो था लैक ऑफ एड हॉक क्वेरी कैपेबिलिटी, पुट हैवी प्रेशर ऑन प्रोग्रामर्स टू जनरेट कोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इवन सिंपलेस्ट रिपोर्ट्स। यानी जो हमारे नेटवर्क या हमारे हायरार्किकल डेटा मॉडल से उनके अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसके अंदर जो एक मरतबा जो बना दिया जाता था वही था, लेकिन अगर हमने उसके अंदर एड हॉक क्वेरी या कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकालनी थी तो प्रोग्रामर्स के ऊपर हमारा काफ़ी सारा प्रेशर पड़ जाता था, क्योंकि उन्हें उसके सिंपल सी रिपोर्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग या कोड जनरेट करना पड़ता था। उसके अलावा although there were limited data independence but still lacked structural independence। तो जो हमारे डेटा मॉडल्स थे हायरार्किकल और नेटवर्क मॉडल्स, उनके अंदर डेटा इंडिपेंडेंस तो थी लेकिन स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस नहीं थी, ठीक है, क्योंकि जो उनके ऊपर एप्लीकेशनें बनाई गई थी वो उनके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती थी, ठीक है। यानी अगर उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज होती थी या कुछ चेंजेस वगैरह हम करते जाते थे तो तमाम जो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो उस डेटाबेस को यूज़ कर रहे होते थे उनके अंदर एक हवक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी और वो तमाम एप्लीकेशन प्रोग्राम जो कि उस डेटाबेस से डेटा ले रहे होते थे या उस स्ट्रक्चर से डेटा जनरेट कर रहे होते थे तो उन सब के अंदर प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ आना शुरू हो जाते थे। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से नेटवर्क मॉडल्स और हायरार्किकल डेटा मॉडल्स पे काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा उन्हें नापसंदीदा बना रही थी या काफ़ी कम्प्लेक्स बना रही थी। यानी लोग उनको इन डिसएडवांटेजेस की वजह से उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे या उनकी वजह से थोड़े बहुत तंग थे अगर इस्तेमाल कर भी रहे थे। तो इन सब का सलूशन क्या निकला था, इसके सब इन डिसएडवांटेजेस की वजह से नया डेटा मॉडल यानी रिलेशनल डेटा मॉडल जो कि अगली वीडियो में कवर करेंगे वो 1980s में आए थे, जो कि इन तमाम प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते थे या इन प्रॉब्लम्स को डील करते थे। तो इसके लिए हमारे नए डेटा मॉडल जो कि बड़े सक्सेसफुली चल रहे हैं वो हैं रिलेशनल डेटा मॉडल्स।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशनल डेटा मॉडल्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।